one row without any column name. We don't have any kind of description. Hmm. So what the 25 belongs to, what is ABC, what is 6. So it's records. So it's not a record, it's a raw data. Raw data. यस ओके सो जब भी हम कभी कोई नंबर या कोई वर्ड ऑल टुगेदर वर्ड भी सेंटेंस भी देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये एक डेटा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई डेटा है तो हमें पहला काम हमारा होता है उस डेटा को उसके एट्रीब्यूट नेम के साथ मैप करना, या हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम कोई एंटिटी देखते हैं तो हमारे को उसके फीचर्स के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया एम्प्लॉय। अब जैसे ही एम्प्लॉय एक वर्ड हमने सुना तो हम इसके बारे में क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आती है जो सिर्फ एक एम्प्लॉय से बिलोंग करती हो और एक प्लेयर या एक टीचर से बिलोंग ना करती हो। Employee ID, employee वेरी गुड। contact number, address, and all its department, profile, domain. वेरी गुड। सो जब भी हम कभी एक एम्प्लॉय वर्ड देखते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो जनरली एक एम्प्लॉय के साथ होता है। जैसे उसके ऑर्गेनाइजेशन में उसके पास एक एम्प्लॉय आईडी होगी, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता होगा तो उसका एक डिपार्टमेंट का कोड होगा, उसको हम कोई ना कोई सैलरी देते होंगे, सैलरी एम्प्लॉय को ही मिलती है। ठीक है। और कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे उसका नाम हो गया और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई, किसी न किसी दिन पे उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया होगा। अब बात आती है, ये जो हमने एरो के साथ लिखा है इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय हो गया आपका एंटिटी, और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन हो गई वो हो गए उसके एट्रीब्यूट जो नए हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। वो हर एक वर्ड को मैं साइड में लिखता भी जाऊंगा और उन वर्ड्स के ऊपर फिर बाद में आप गूगल सर्च करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन को और बढ़ाएंगे। जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया एंटिटी, एंटिटी। एक वर्ड मैंने यूज किया एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। अब ये जो हमने दो वर्ड अभी लिखे हैं एंटिटी और एट्रीब्यूट, ये यही सेम वर्ड हम जावा में भी यूज करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे और जब हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने प्रोग्राम के साथ। लेकिन अब एक और वर्ड हम यूज करते हैं, इसको हम रखेंगे कहाँ? तो हम जिस फाइल में इसको रखेंगे या जिस अरेंजमेंट में इसको रखेंगे हम उसे बोलेंगे टेबल। और टेबल में क्या होगा? रोज होंगी, यानी कि रिकॉर्ड का सेल्स के कलेक्शन होंगे, और इंडिविजुअल सेल्स को हम कॉलम भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आती है बात कि एम्प्लॉय एक एंटिटी है जिसके एट्रीब्यूट्स हमने आइडेंटिफाई किए, और एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफिकेशन किसी भी लेवल पे हो सकता है, डिपेंड्स ऑन बिजनेस नीड। हमारे को जो काम करना है, जितने हमारे को इन्फॉर्मेशन को सेव करना है, उतने ज़्यादा हम एंटिटी का विस्तार कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स के कलेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद ये भी आता है, जैसे अब सैलरी एक सिंगल फिगर है, लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हुई कि उसकी फिक्स सैलरी अलग रखनी है, उसके वेरिएबल पेज को अलग रखना है, उसको और जो हम पर्क्स वगैरह देते हैं वो अलग रखना है, तो आगे हम कनेक्टेड टेबल्स भी बनाते हैं जिसमें हम जहाँ के उसके लिए हमारे पास एक वर्ड आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। वो सब आएगा धीरे धीरे। अभी हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट मैं भी बाद में लिखूंगा, अभी लिखता ही नहीं। तो हमारे पास एक एम्प्लॉई एंटिटी है, उसके हमने 5 एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई किए, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको रिकॉर्ड कैसे रखेंगे। तो एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट, और सैलरी। अभी मेरे पास इतनी जगह है एक एट्रीब्यूट में छोड़ देता हूँ। एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम ABC, डिपार्टमेंट IT,
सैलरी सपोज 20K। अब एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, रो और टपल में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता पाएगा? रो और टपल में क्या डिफरेंस होता है? एक सेल जो कि टपल वी कैन कॉल इट टपल, बट रो इज ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर वन, for one we can say all the row which is information of a employee. Suppose there is one employee, so all the attributes of a employee it's called row, but tuple is basically one cell. ओके, आई थिंक टपल मे बी कम फ्रॉम मोर देन वन फिजिकल टेबल्स। जब हम जॉइन लगाते हैं तो हम एक से ज़्यादा टेबल से रिकॉर्ड को फिच करते हैं। यानी कि अब सपोज मेरे पास एक डिपार्टमेंट का एक और टेबल होता और उसमें डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट लोकेशन, डिपार्टमेंट सिटी और कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल होती, और मैं उस इन दो टेबल के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज्वाइन करके मैं निकालता, तो हम उसे टपल कह सकते हैं। क्योंकि टपल और रो में जो मुझे आइडिया है, टपल और रो में ये अंतर है कि रो फिजिकली एक टेबल से बिलोंग करता है और टपल लॉजिकली एक ज्वाइन क्वेरी का आउटपुट हो सकता है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम और रिसर्च करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रो एंड टपल, रो वर्सेस टपल। एनीवे, तो अभी तक हमने जो बात की कि डेटाबेस में डेटा या रिकॉर्ड को स्टोर करने का एक मैनेजमेंट है, और उसके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो टेबल है। टेबल के अंदर हमारे पास रोज होती है और कॉलम्स होते हैं। बेसिकली पहले हम कॉलम्स को डिफाइन करते हैं, उसके हम कुछ कमांड्स भी देखेंगे, क्रिएट टेबल कमांड, और उसके बाद हम उसके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं इंसर्ट कमांड के थ्रू। ठीक है, इसके बाद हम इनको कॉलम एंड रोज के कलेक्शन को रोज बोलते हैं और टेबल के कलेक्शंस को डेटाबेस बोलते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको टेबल, रो, कॉलम और उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़र मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ये सारे फीचर्स प्रोवाइड कराता है, उसको हम डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक सेकेंड जरा, 1 सेकेंड। yes, then we continue forward। डेटाबेस में डेटा, रिकॉर्ड, कॉलम, रो, इन सबको दूसरी भाषा में एंटिटी एंड एट्रीब्यूट, मतलब जनरल इंग्लिश में हम एंटिटी एट्रीब्यूट बोलेंगे, और डेटाबेस की लैंग्वेज में उसको टेबल, रो और कॉलम में बाइफरकेट करेंगे। एक चीज़ और रह गया हमारे पास, एक और इन्फॉर्मेशन जो हमारे को कवर करनी होती है। एक तो टेबल का नाम, कॉलम का नाम और डेटाबेस का नाम, ये तो एक आइडेंटिफिकेशन हो ही गया। लेकिन डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है, तो बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप? Yes, type of data like bit, byte, integer, binary, character. ठीक है, वेरी गुड।
तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के टाइम पे और उसके प्रोसेसिंग करने के टाइम पे हमें उस इंफॉर्मेशन को किसी न किसी टाइप के साथ एसोसिएट करना होता है, ताकि हम उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकें। जैसे अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिक रखा है, सैलरी ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, सैलरी न्यूमेरिक रखेंगे तो हम बाद में डिपार्टमेंट वाइज सैलरी के सम करना है या काउंट करना है या मिनिमम सैलरी निकालनी है या मैक्सिमम सैलरी निकालनी है या एवरेज सैलरी निकालनी है, तो वो सब किया जा सकता है। एक सेकेंड, वो ये एक कैंडिडेट है, शायद वो मिस हो गए हैं ज्वाइन करने से। हम बात कर रहे थे कि सैलरी को हम न्यूमेरिक रखेंगे तो हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट डेटा टाइप हमारे पास इंट या न्यूमेरिक हो गया। देन न्यूमेरिक और इंट में क्या फ़र्क है कि इंट में हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं रख पाएंगे और न्यूमेरिक में हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी रख पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिख रही है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग किस डेटा टाइप की होगी? डेट। वेरी गुड। तो डेट भी एक हमारे पास डेटा टाइप अवेलेबल होता है डेटाबेस में, और इसके अंदर हम DDMMYY या और किसी भी फॉर्मेट में डेट को रख सकते हैं। और जो डेट के स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं, जैसे एक डेट में हमें कुछ महीने आगे की डेट देखनी है, या हमें ये देखना है कि एक डेट और दूसरे डेट के बीच में कितना टाइम हो चुका है, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल हो चुके हैं, वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेट के हर पार्ट का अलग मीनिंग है। जैसे ईयर है तो वो ईयर पार्ट है, मंथ अलग पार्ट है और डेट अलग पार्ट है, डे अलग पार्ट है। इसी के साथ एक और डेटा टाइप जनरली लगभग सभी डेटाबेसेस में मिलता है, वो है टाइम स्टैम्प। यानी कि जब हम डेट में टाइम को भी ऐड कर लेते हैं तो टाइम स्टैम्प हम उसे बोलते हैं। टाइम स्टैम्प में भी विद टाइम जोन एंड विदाउट टाइम जोन हम दो तरीके से डेट को प्रोसेसिंग करते हैं। अगर हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें उम्मीद है कि हमारे डेटाबेस हमारे प्रोजेक्ट को मल्टीपल जियो लोकेशन से एक्सेस किया जाएगा या यूटिलाइजेशन है उसका, तो हमें विद टाइम स्टैम्प रखना चाहिए। और अगर हमारे को ये देखना है कि लोकल ही है तो हम टाइम स्टैम्प में जोन को ओमिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। एक टेक्स्ट जो डेटा टाइप होता है, मतलब नॉर्मल स्ट्रिंग टेक्स्ट या कैरेक्टर का कलेक्शन, वो तो सब में अवेलेबल होता ही है। इसी को हम कभी कैर, वेरकैर ही बोलते हैं। थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे जब, तो कैर में फिक्स कैरेक्टर होगा, वेरकैर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ, यानी कि जिसमें हम कम ज़्यादा वैल्यू रखें और वो स्टोरेज को उस तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज करें, ऑप्टिमाइज कर ले। इसके बाद एक और डेटा टाइप हमारे पास होता है बुलियन। बुलियन में सिर्फ दो ही हम वैल्यू रख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, और अगर वैल्यू नहीं होगी तो उसके लिए हम नल का इस्तेमाल करते हैं। और कोई डेटा टाइप आपको याद आ रहा हो? इंट, डेट, किसी भी प्रकार का कैरेक्टर, बुलियन, इन वेर कैन blob, blob, Sir, ब्लॉब एंड सी लॉग। blob, लॉन्ग, बिग। लॉन्ग, बिग, ये सब न्यूमेरिक के ही फैमिली में आ गए। न्यूमेरिक में फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल दोनों आ सकते हैं। मतलब न्यूमेरिक में अगर हम डेसिमल पॉइंट को 0 कर दें कि हमें कोई डेसिमल नहीं रखना है, तो इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्ग वैल्यू ओनली। ठीक है, अब बात करते हैं आज के नए ज़माने में जेसन इटसेल्फ डेटा टाइप। काफ़ी सारे डेटाबेसेस जो हैं वो इंटरनली अब जेसन की प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए पोस्टग्रेस, उसने अपनी लाइब्रेरी में ढेर सारी पोस्ट जेसन प्रोसेसिंग के फंक्शंस प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें कॉलम में आपके पास जेसन रहेगी और आप वेयर क्लॉज में डायरेक्ट उस जेसन को प्रोसेस करके
यूज कर सकते हैं। एनीवे, इतने सारी स्टोरी से एक बात समझ में आई है कि हम जब भी कभी एंटिटी को देखें तो उसके एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और ये हैबिट बनाएं, और साथ में एट्रीब्यूट्स को डेटा टाइप के साथ मैप भी करें। फॉर एन एग्जांपल, कोई बताएगा, आप शाहिद आप मत बोलना, और ये प्रशांत आप भी, मोबाइल नंबर अगर मुझे स्टोर करना है तो उसका सुटेबल डेटा टाइप क्या हो सकता है? करेक्टर होना चाहिए वैसे तो। वेरी गुड। नहीं नहीं, कैरेक्टर होना String. चाहिए। हाँ, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, टेक्स्ट, स्ट्रिंग। कुछ भी बोलो। कारण कि मोबाइल नंबर, ये म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, कारण कि मोबाइल नंबर देखने में न्यूमेरिक है, लेकिन आप कभी भी उसके ऊपर न्यूमेरिकल कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करते हैं। आप ऐसा नहीं बोलते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर प्लस किसी और का मोबाइल नंबर इज इक्वल टू किसी और का मोबाइल नंबर, या मुझे मेरे मोबाइल नंबर से 5% ज़्यादा वैल्यू का मोबाइल नंबर दे दो। आप मोबाइल नंबर में इंक्रीमेंट तो मांगने जाएंगे नहीं, मोबाइल नंबर में कभी आप मिनिमम मैक्सिमम भी नहीं निकालेंगे कि देखते हैं सबसे बड़ा मोबाइल नंबर किसका है, सबसे छोटा मोबाइल नंबर किसका है, हमारी कंपनी का एवरेज मोबाइल नंबर कितना है। यानी कि हम उसके ऊपर मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, किसी भी तरीके का परसेंटेज, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं कभी भी। तो इसलिए बेटर जो चॉइस है, अच्छा हाँ, यहाँ से हमारे को ये भी देखने को मिला कि जो चीज़ जैसे नज़रों से दिखती है, हो सकता है उसका डेटा टाइप अलग हो। उसका क्लासिकल एग्जांपल है ये मोबाइल नंबर। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं एक फॉर्म है, उसमें क्वेश्चन है टेल योर जेंडर, और उसमें मेल और फीमेल के 2 रेडियो बटन्स बने हुए हैं, उसका डेटाबेस में डेटा टाइप क्या होगा या होना चाहिए ऑप्टिमली? बूलियन। कॉलम का नाम क्या होना चाहिए? इज मेल ट्रू या इज फीमेल ट्रू? जेंडर। तो जेंडर में ट्रू फॉल्स से कैसे पता लगेगा कि वो मेल है कि फीमेल है? से पता लग सकता है क्योंकि 2 ही हमें बताने होंगे उसमें। नहीं, कॉलम का नेम जेंडर है और उसमें ट्रू है, आपको क्या समझ में आया कि वो मेल है कि फीमेल है? हाँ, ट्रू फॉल्स से नहीं पता चल सकता, बगैर Attribute should be is male and the rows should be like true and false. हाँ, ये सही है कि ओके। कभी कभी एकदम से माइंड में आता है कि 2 ऑप्शन है तो ट्रू फॉल्स करवा दो, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ा सा गहराई में जाते हैं तो ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, लेकिन अगेन मेल फीमेल को स्टोर करने के लिए बुलियन आई थिंक इज नॉट अ गुड चॉइस, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा ट्रांसजेंडर के लिए भी रखो, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बचेगा। ओके सर। और दूसरी बात ये हो गई कि अगर आप कॉलम का नाम इजमेल रखोगे तो भी आपको प्रॉब्लम है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने कॉलम का नाम इजमेल क्यों रखा। इजमेल ट्रू मीन्स आप मेल को ट्रू और फीमेल को फॉल्स बोलना चाहते हैं, और अगर इज फीमेल करोगे तो भी आपको परेशानी हो सकती है। तो कहने का मतलब हो गया कि जब तक हम चीज़ों को गहराई से नहीं सोचेंगे, उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे, तब तक हम इमीडिएटली अगर कोई रिस्पॉन्स देते हैं वो गलत हो सकता है। थोड़ा सा रुकना है। मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल दिया था क्योंकि जैसे ही आपने 2 ऑप्शन देखे, आपने बोला बुलियन होना चाहिए, और फिर उसको बुलियन करने के लिए आपको ढेर सारी जस्टिफिकेशन देनी पड़ गई, ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया डेटा टाइप। डेटा टाइप हमें पता लग गया। एट्रीब्यूट के नाम, अच्छा आगे कॉलम के नाम बनाने के थोड़े रूल्स होते हैं कि वो अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से शुरू होने चाहिए। मोस्टली जो डेटाबेस में वैलिडेशंस लगी होती हैं डिफ़ॉल्ट की, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अगेन मोस्ट ऑफ द डेटा टाइप के साथ आपको उसका साइज़ भी डिफाइन करना होता है। जैसे न्यूमेरिक में आपको 2 वैल्यू देनी पड़ती है, जैसे 6,2, यानी कि टोटल हम 6 डिजिट्स का लेंथ लेंगे, जिसमें से
तो 2 डिजिट जो है वो डेसिमल पार्ट में चली जाएगी। देन टेक्स्ट का अगर हम लेते हैं तो उसमें हमारे को लेंथ मेंशन करना होता है। ब्लॉक क्लॉक जेसन में भी लेंथ मेंशन करना होता है। डेट टाइम स्टैम्प में हमें कोई लेंथ मेंशन नहीं करनी पड़ती है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। सेंसिबल डिफ़ॉल्ट देना हमेशा ठीक रहता है, यानी कि अगर आपने कोई टेबल डिफाइन की है और उसके अंदर आप वैल्यू देना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप टेबल को बनाने के टाइम पे ही सेंसिबल डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। और सेंसिबल डिफ़ॉल्ट को रखने के लिए भी आपको काफ़ी सेंसिटिविटी के साथ सोचना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं। हमने बात कर ली डेटा टाइप की, हमने बात कर ली टेबल, रो और कॉलम की, एंटिटी और एट्रीब्यूट की। देन हम 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी रख सकते हैं, यानी कि एक टेबल से अच्छा हाँ, उससे पहले मुझे की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी चाहिए। की कॉन्सेप्ट, ये सब जितने भी मैं वर्ड लिख रहा हूँ, इन सब वर्ड को आप थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी, सपोज लिस्ट है पूरी, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 6 है, नेम में कुछ नाम है, डिपार्टमेंट में और सैलरी में कुछ वैल्यू भरी हुई है। इस पूरे कलेक्शन में वो कौन सा इंफॉर्मेशन है जो इस टेबल में किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि जब भी हमें रिकॉर्ड निकालना होगा तो हमें कुछ ना कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। मान लेते हैं मेरे एम्प्लॉय टेबल में 2000 रिकॉर्ड्स हैं और मैं कुछ कंडीशन देना चाहता हूँ। मिनिमम जो है एक रिकॉर्ड निकालने के लिए, परफेक्टली एक रिकॉर्ड निकालने के लिए तक मुझे डिज़ाइन करना है। तो इसमें इस 4 कॉलम में ऐसा कौन सा कॉलम है जो रिकॉर्ड्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है? कौन बताएगा? एम्प्लॉय आईडी। वेरी गुड, एम्प्लॉय आईडी। तो हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब ये है कि पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं एक टेबल में, अगर ये टेबल हम थोड़ी और लंबी करें तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम ऐसे हों जो यूनिक वैल्यू कंटेन करते हों। देन जब हम उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं प्राइमरी की। कैंडिडेट की के लिए आपको कमांड लेवल पे कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ थ्योरी लेवल पे ही आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके टेबल में कौन सा कॉलम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सुटेबल है। उसके बाद जब हम कमांड लिखते हैं, यानी कि हम क्रिएट टेबल की कमांड लिखते हैं, तो उसमें हम मेंशन कर देते हैं कि ये वाला जो कॉलम है वो हमारा प्राइमरी की है। प्राइमरी की मोस्ट ऑफ टाइम 80% टाइम आई वुड से एक सिंगल कॉलम ही प्राइमरी की होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि टेबल के अंदर एक सिंगल कॉलम जो है वो प्राइमरी की नहीं बन सकता है, तो हम उसको बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम को मिला के किसी टेबल में प्राइमरी की को स्टेब्लिश किया जाए तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या आएगा? अल्टरनेट की। अल्टरनेट की जस्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी कोई कमांड नहीं है। जैसे कैंडिडेट की के लिए कोई कमांड नहीं है, वैसे ही अल्टरनेट की के लिए कोई कमांड नहीं है। तो सपोज एक टेबल के अंदर आपके पास 3 कॉलम या 3 ग्रुप ऑफ कॉलम ऐसे थे जिनको इस्तेमाल करके हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे। फिर हमने टेबल क्रिएट कमांड चला दी और उसमें हमने प्राइमरी की को मेंशन भी कर दिया। वो कोई सिंगल कॉलम भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ कॉलम भी हो सकता है। अब जितने भी कैंडिडेट की जो बच गए, जिनको प्राइमरी की बन सकते थे लेकिन हमने बनाया नहीं, तो थ्योरेटिकली हम उसे अल्टरनेट की कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई अल्टरनेट की ही हमारे किसी चाइल्ड टेबल में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए काम आता है। जैसे सपोज मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर मैंने एप्लीकेशन नंबर एक कॉलम रखा हुआ है, वो भी यूनिक है, एप्लीकेशन नंबर रिपीटेड नहीं हो सकते हैं।
और उसी टेबल के अंदर एक ट्रांजैक्शन आईडी है, पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी, वो भी आपको यूनिक होगा, क्योंकि पेमेंट गेटवे के साथ हमारे इंटीग्रेशन में ये बात आती है कि आप हमारे को एक यूनिक वैल्यू दोगे हर एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी की जो है वो तो हमारा एक एप्लीकेशन नंबर ही प्राइमरी की रहेगा, लेकिन अगर हम उसकी तरफ देखते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी की तरफ देखते हैं, तो वो कहता है मैं भी यूनिक हूँ, मुझे नहीं बनाया गया। और एक दूसरी टेबल है जिसके अंदर पेमेंट डिटेल रखी हुई है, और उस पेमेंट डिटेल वाले टेबल में ट्रांजैक्शन आईडी ही एकमात्र कॉलम है जो कि कॉमन है मेरे मेन टेबल से और ट्रांजैक्शन टेबल से। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि alternate key is also candidate for the referential integrity and foreign key। ठीक है, एक और लास्ट वर्ड, सुपर की किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर की? एनी आइडिया? सुपर की का डेफिनेशन क्या हो सकता है? when all the column combination when all the column of table is part of the primary key or part of the composite primary key, when all the column of table is part of composite primary key। तब सपोज मेरे एक टेबल में दो ही कॉलम्स हैं और उन दोनों ही कॉलम्स को अकेले मैं प्राइमरी की नहीं बना सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपोजिट प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। कंपोजिट प्राइमरी की डेफिनेशन क्या थी कि दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। टेबल में दो ही कॉलम थे और उन्हीं दो कॉलम को मैंने कंपोजिट प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया। उस केस में मैं उस की को सुपर की कह सकता हूँ। इसका एग्जांपल कोई बता सकता है? किसी के माइंड में एकदम से एग्जांपल आता हो तो? yes, we can concatenate, suppose city हो और सिटी मीन्स कि दो सिटी का सेम नेम हो and state is different, so we can concatenate both of attributes so that we can make it unique। यस यस, वेरी गुड। एक वो भी है, एक नॉर्मल में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मुझे जो लगता है वो है, सपोज मेरे पास एक टीचर का टेबल है और एक स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट के टेबल में मेरे पास रोल नंबर है और अभी मैं सिंपली सिटी के लिए दो ही कॉलम लेता हूँ, रोल नंबर और नेम है। और टीचर के कॉलम में मेरे पास टीचर की आईडी है और उसका नेम है। अब यहाँ पर टीचर आईडी 1, टीचर आईडी 2, टीचर आईडी 3, उनका नेम A, B और C, रोल नंबर 1, 2 एंड 3 और इनका नेम X, Y और Z। अब हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा टीचर से पढ़ सकता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे टीचर आईडी का यहाँ पे रखता हूँ तो हम उसमें एक स्टूडेंट एक ही टीचर से पढ़ सकता है। और अगर मान लेते हैं मैं रोल नंबर यहाँ रख देता हूँ तो भी एक टीचर एक ही स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मली मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक मैपिंग टेबल बनानी पड़ेगी, और उसमें मैं रख लूँगा टीचर आईडी और रोल नंबर। अब सपोज टीचर आईडी 1, इनसे 2 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 2, इनसे 1 और 3 पढ़ते हैं, और 3, इनसे हमारे 2 एंड 3 पढ़ते हैं। पॉसिबल है पहले टीचर के साथ फर्स्ट 2 स्टूडेंट, दूसरे टीचर के साथ फर्स्ट एंड थर्ड, एंड तीसरे टीचर के साथ सेकंड एंड थर्ड, ये 2 स्टूडेंट का ऐसे कलेक्शन बना हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं तो टीचर आईडी में भी रिपीटेड वैल्यू है और स्टूडेंट में भी रिपीटेड वैल्यू है।
स्टूडेंट में भी सॉरी रोल नंबर वाले कॉलम में भी हमारे को 2 and 3 and 1 ऑल्सो तीनों वैल्यू रिपीटेड दिखाई पड़ रही है। यानी कि अकेला मैपिंग टेबल के अंदर अकेला रोल नंबर भी प्राइमरी की नहीं बन सकता है। प्राइमरी की बनने के लिए क्या कंडीशन है कि उसकी वैल्यू थ्रू आउट द रिकॉर्ड यूनिक रहे, तभी तो हम एक सिंगल रिकॉर्ड को फेच कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और टीचर आईडी भी वैल्यू रिपीट हो रही है और इसमें 2 ही कॉलम है, तो मुझे प्राइमरी की बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंपोजिट प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं कंपोजिट प्राइमरी की बनाता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि इस टेबल के अंदर और कोई तीसरा कॉलम भी नहीं है, तो यही एग्जाम्पल बन जाता है आपके सुपर की का। ये समझ में आया? सुपर की कब बनती है, जब आपके पास सारे के सारे कॉलम्स पार्ट ऑफ द प्राइमरी की हो। नेक्स्ट इसके अंदर अब एक बचता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स वो हम जब कभी डेटाबेस लेवल पे ही वैलिडेशंस लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्रिएट टेबल में ही कंस्ट्रेंट्स आते हैं। जैसे एक कंस्ट्रेंट है यूनिक कंस्ट्रेंट। हम टेबल को बोल सकते हैं, डेटाबेस को हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स में कॉलम के अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यू हो, तो वो क्या करेगा, या तो नल वैल्यू रखेगा और अगर उसमें कोई वैल्यू आती है तो वो बाकी हिस्ट्री की सारी वैल्यू से कंपेयर करेगा कि ये वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही है, और रिपीट अगर हो रही होगी तो वो आपको रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करने देगा। देन चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट में हम कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे सैलरी वाले कॉलम में वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा ना हो या नेगेटिव वैल्यू ना उसमें इंसर्ट हो जाए, तो आप वैल्यू के ऊपर चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। डेट कॉलम के ऊपर भी चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, जैसे आपने किसी से डेट ऑफ बर्थ पूछी है तो वो फ्यूचर की डेट नहीं दे सकता है। या उसके रेंज के ऊपर भी लगा सकते हैं कि एज ऑन टुडे डेट 18 साल से ऊपर के वैल्यू यूज़र्स को ही हमारे को रजिस्ट्रेशन करने देना है, तो हम ये देख सकते हैं कि उसका डेट ऑफ बर्थ आज के दिन 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, तो ये भी चेक कंस्ट्रेंट हो सकता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर भी कोई रेंज के साथ, एंड प्लस चेक कंस्ट्रेंट के अंतर्गत ही हम ये भी देख सकते हैं कि किसी और कॉलम की वैल्यू के हिसाब से इस कॉलम में क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हमने मेल फीमेल वाला ही अगर हमने लगाया है, करेक्टर ही है, सपोज हमने करेक्टर ही लिया है, कॉलम का नाम है जेंडर और उसमें आप वैल्यू रख सकते हो सिंगल करेक्टर, एक सिंगल करेक्टर का वो हमारा कॉलम है, तो हमें क्या चेक कंस्ट्रेंट लगाना है कि वैल्यू शुड बी आइदर एम और एफ। तो जब हम उसमें इंसर्ट करेंगे तो अगर मान लेते हैं उसमें हमने एक्स डाला तो वो हमारे को चेक कंस्ट्रेंट वायलेशन का एरर दे देगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि सबसे पहली बात आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, एंटिटी को आइडेंटिफाई कीजिए। अच्छा, एंटिटी कुछ भी हो सकती है, एम्प्लॉय तो टेंजिबल है, कोई नॉन टेंजिबल चीज़ भी एंटिटी हो सकती है, जैसे यूजर। अब यूजर जो है वो एक नॉन टेंजिबल काइंड ऑफ आप मानेंगे उसको, एंड किसी प्रोसेस को भी हम एंटिटी के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। देन जैसे ही एंटिटी मिली तो उसका एट्रीब्यूट सोचना शुरू कीजिए कि इसके क्या क्या फील्ड्स और क्या क्या कॉलम्स हो सकते हैं। कॉलम्स जैसे ही आइडेंटिफाई होते हैं तो उनका डेटा टाइप के बारे में सोचना शुरू कीजिए कि इसमें के ऊपर क्या क्या डेटा टाइप अप्लाई हो सकता है। डेटा टाइप आपने डिफाइन कर लिया, कॉलम के नाम डिफाइन कर लिए, उसके बाद आप उसके बारे में सोचिए कि इसको एक कॉलम इसके अंदर कम से कम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि प्राइमरी की के तौर पे हम उसका इस्तेमाल कर सकें। प्राइमरी की आइडेंटिफाई हो गया, टाइप ऑफ प्राइमरी की के डिटेल में नहीं जाते कि वो कंपोजिट है या सुपर है, प्राइमरी की है। देन कंस्ट्रेंट के ऊपर भी एक बार हमारे को दिमाग लगाना होता है कि हम क्या कुछ वैलिडेशन एडवांस लेवल पे, इनिशियल लेवल पे ही टेबल के अंदर लगा सकते हैं। अगर हमारे को कोई वैलिडेशन आइडेंटिफाई होती है, समझ में आती है, तो वो भी हमारे को लगा लेना चाहिए। जितना अच्छा आपका डेटाबेस का डिज़ाइन होगा, टेबल आप जितने क्लियरली उसको क्रिएट करेंगे, जैसे जितना ज़्यादा सुटेबल आप उसके अंदर डेटा टाइप और उसका जो लेंथ है वो सब आप डिफाइन करेंगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कंस्ट्रेंट
आइडेंटिफाई और इम्प्लीमेंट करेंगे, आपका डेटाबेस उतना स्ट्रांग होगा। डेटाबेस जितना स्ट्रांग होगा, आपका सॉफ्टवेयर भी उतने ही अच्छे से आप उसको चला पाएंगे, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसीलिए हमने अपने क्लास के अंदर डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल शुरू में रखा है, इवन प्रोग्रामिंग कोडिंग से भी पहले। और किसी भी तरीके के आईडीई इंस्टॉलेशन या और के डिटेल में बात करने से पहले सबसे पहले हम डेटाबेस के बारे में जान लें, डेटाबेस की हम प्रैक्टिस कर लें और डेटाबेस को हम समझ लें। तो जब हम अपने कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें आपस में बात करने में काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, अभी आपको असाइनमेंट ये है कि कल परसों 2 दिन के आपके पास टाइम है। 2 दिन के टाइम में आप कम से कम 10 एंटिटी और हर एंटिटी के 5 to 10, 5 से लेकर 10 तक कॉलम्स, हर कॉलम का पॉसिबल सुटेबल डेटा टाइप, रेंज एंड उसका प्राइमरी की और उसके कंस्ट्रेंट, इसका पूरा का पूरा मुझे एक टेबुलर डेटा दे दीजिए। मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, अभी हम बात करते करते फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या क्या रखना है, और इस फॉर्मेट को मैं उसमें पेस्ट भी कर दूंगा। टेबल नेम, कॉलम नेम, देन उसका टाइप, देन उसका साइज, देन इज प्राइमरी की। मोस्टली एक में ही यस होगा, बाकी सब में नो होगा। इज यूनिक की, और कोई कंस्ट्रेंट जो भी हम इस पे यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट। ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया। इस फॉर्मेट में आप मुझे भर के दे दीजिए। एक सीरियल नंबर भी ऐड कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, एटलीस्ट 5 6 जो है आप उसमें मुझे भर के दे दीजिए। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको व्हाट्सएप पे आ गया है। इस फॉर्मेट में टेबल का नाम आप एक्सेल में फिर से दोबारा बना लीजिएगा। टेबल का नाम, कॉलम के नाम, टाइप, साइज, क्या वो प्राइमरी की है या हो सकता है, क्या वो यूनिक की है या वो हो सकता है, और कंस्ट्रेंट में जो मर्जी आपको समझ में आता हो। जैसे नेम कॉलम है, आपने 35 लगा रखा है तो आप उसमें लिख सकते हैं कि लेंथ 35 से बड़ा ना होगा। हालांकि उससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू खुद ही वो वायलेट कर देगा और एरर दे देगा। जैसे जेंडर वाले कॉलम पे हमने देखा कि एम और एफ के अलावा और कोई कैरेक्टर हम नहीं स्टोर करना चाहते। कल को अगर हमसे बोला जाएगा कि नहीं एम और एफ के बदले एक्स कैरेक्टर भी स्टोर कीजिए इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर, तो हमें सिर्फ चेक कंस्ट्रेंट ही तो चेंज करना है, टेबल का स्ट्रक्चर तो वही रह जाएगा, एक वैल्यू और उसमें पॉसिबल हो जाएगी ऐड करना। इस टेम्पलेट में कोई डाउट है तो पूछिए। इस टेम्पलेट में कोई डाउट है? क्लियर? नो सर। क्लियर है, वेरी गुड। अब हमारे पास क्या टॉपिक और रह जाता है? की हो गए, डेटा टाइप हो गया, रो, टपल, एंटिटी, एट्रीब्यूट, ये सब हो गए। एक चीज़ और आती है, जब हम कभी यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे कि टीचर आईडी जो है मैपिंग टेबल अपने आप में हमारे दिमाग में कोई एंटिटी नहीं है, और एक्चुअली में इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट भी नहीं है। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट कहीं से हमने बोरो किए हैं, उधार लिए हैं। तो जब भी कभी हम एंटिटी को बोरो करते हैं तो हम उसे बोलते हैं रेफरेंस या फॉरेन की। फॉरेन मतलब विदेशी। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे कलर किया है,
मैपिंग टेबल के अंदर रोल नंबर कॉलम हमने कहाँ से लिया है, तो स्टूडेंट टेबल से लिया है, और मैपिंग टेबल के अंदर टीचर आईडी कॉलम हमने कहाँ से लिया है, तो टीचर से लिया है। अब कुछ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल्स होते हैं जो हम प्रैक्टिकल करने के टाइम पे देख लेंगे कि मैपिंग टेबल में सपोज मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ और यहाँ पे 1 लिख दूँ, तो ये इंसर्ट नहीं होगा। वो बोलेगा कि रेफरेंशियल जो रेफरेंस टेबल है 4 नॉट फाउंड इन टीचर, यानी कि चाइल्ड टेबल में या रेफरेंस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करने से पहले वो उसके मेन टेबल में होनी ही चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं मैं यहाँ 4 करूँ और फिर बाद में उसको स्टूडेंट के साथ मैप करूँ तो चल जाएगा, लेकिन यदि 4 टीचर आईडी टीचर टेबल में अवेलेबल नहीं है तो वो उसके चाइल्ड टेबल में इंसर्ट नहीं हो सकते हैं। यानी कि इंसर्ट करने के टाइम पे चाइल्ड में इंसर्ट करने के टाइम पर पेरेंट में वो रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका रिवर्स क्या है कि अगर मान लेते हैं मैं अब इसमें से 4 को डिलीट करना चाहूँ तो वो डिलीट भी नहीं करने देगा। वो बोलेगा अगर इसको डिलीट करेंगे तो उससे पहले आप मैपिंग टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट कीजिए। तो पेरेंट टेबल से या मेन टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करने के टाइम पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक होती है, और चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के टाइम पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमने और देखा फॉरेन की का, जो कि नॉर्मली चाइल्ड टेबल में जो कॉलम होती है उसे हम फॉरेन की बोलते हैं, क्योंकि जो मैपिंग टेबल में फॉरेन की है वो एक्चुअली में किसी न किसी मेन टेबल में प्राइमरी की है। ठीक है, एनी डाउट? अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास लास्ट के 15 मिनट बचे हैं, तो कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। हमारे पास जो पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम अवेलेबल हैं उनके नाम कुछ आप जान लीजिए। ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को हम MS एसक्यूएल सर्वर भी बोलते हैं, MS एसक्यूएल सर्वर। एक MySQL भी बहुत पॉपुलर डेटाबेस है, एक पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी बहुत ही पॉपुलर डेटाबेस है। इसके अलावा और भी डेटाबेसेस हो सकते हैं, साइबेस है, इन्फॉर्मिक्स है, और उसके अलावा हज़ारों की संख्या में हमारे पास डेटाबेसेस वेंडर्स हैं जो कि अपने अपने डेटाबेसेस देते हैं। बहुत के तो हमने भी नाम नहीं सुने हैं। और जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके पास कुछ इंटरनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी होते हैं जो उन्होंने अपने लिए ही डिज़ाइन किया है और खुद ही यूज करते हैं। बाहर वो उसको ना तो सेल करते हैं ना एक्सपोज करते हैं। और ये जो हमने अभी देखा है ये बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या, क्योंकि अब तो पॉपुलर, अब किसी से भी पूछो क्या करना चाहते हो तो डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, और डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये रिलेशनल डेटाबेस बहुत ही छोटी सी दुनिया रहती है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि टेबल का रिलेशन रो से, रो का रिलेशन कॉलम से, कॉलम का रिलेशन किसी और टेबल के कॉलम से, इसलिए हम इसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। सबसे बड़ी बात, कॉलम्स के कलेक्शन को रो बोला, कॉलम एंड रो के मैट्रिक्स को टेबल बोला। उस टेबल के अंदर जो कॉलम था वो किसी और टेबल के कॉलम के साथ भी एसोसिएटेड है इन टर्म ऑफ फॉरेन की एंड प्राइमरी की, रेफरेंशियल कीज। तो ये सारा का सारा जो रिलेशन है, इसलिए हमने इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा। एग्जाम्पल के तौर पे ओरेकल, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, H2 और भी बहुत हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं। हम अपने कोर्स के अंदर PostgreSQL सर्वर को इंस्टॉल करना और उसको यूज करना सीखेंगे। मोस्टली मेरे पास तो ऑलरेडी Postgres इंस्टॉल्ड है। आप लोग इन 2 दिनों में नेट से PostgreSQL सर्वर को और PG एडमिन को, मैं ये भी लिख ही देता हूँ, ये आपको असाइनमेंट में ही एक तरीके से है कि आपको PostgreSQL सर्वर इंस्टॉल करना है, PostgreSQL सर्वर और एक PG एडमिन। ये 2 सॉफ्टवेयर सर्च करके
आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं अपने सिस्टम पे जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसमें पोस्टग्रेस एडमिन पीजी एडमिन में एसक्यूएल सर्वर कैसे ऐड करते हैं और उसका जो बेसिक है यानी कि क्वेरी को कैसे वहाँ पे रन करते हैं, क्वेरी कैसे लिखते हैं, टेबल स्कीमा कैसे देखते हैं, ये सब हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। लेकिन पोस्टग्रेस मैं अपने मशीन पे अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने का नहीं दिखा पाऊँगा शायद। तो बेटर रहेगा कि ग्रुप में आप लोग हैं, नेट पे आपके पास काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं और बहुत मुश्किल भी नहीं है। विंडोज़ मशीन पे एटलीस्ट पोस्टग्रेस एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना और पीजी एडमिन को इंस्टॉल करना, आपसे कनेक्ट हो ना हो वो बाद की बात है, लेकिन एटलीस्ट इंस्टॉल करके रखिए ताकि जब हम क्लास में मेरे पास जो पीजी एडमिन है उसे मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊं तो आप उसे देख के अपने पास जो आपके पास इंस्टॉल है उसको तो एटलीस्ट कनेक्ट कर ले। तो एटलीस्ट इंस्टॉल करके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में अपना इंस्टॉलेशन का स्टेटस जो है वो अपडेट करते रहिए कि यस हमने इंस्टॉल कर लिया है, या आपको कोई दिक्कत आती है तो उसका जो मैसेज है वो स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दीजिए। हमारे पास ग्रुप में काफ़ी सारे ऐसे टीममेट्स हैं जिन्होंने पोस्टग्रेस बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है और बहुत ही हैंडी है उनके लिए, तो वो लोग भी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे सकते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं, जिसको भी पोस्टग्रेस एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आए उसके लिए। नेक्स्ट क्लास में आज हमने जितना भी डिस्कशन किया है, टेबल को क्रिएट करना, व्यू को क्रिएट करना, टेबल से रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, सिलेक्ट करना, सिलेक्ट में आपको वेयर क्लॉज, हैविंग, ग्रुप बाय, कुछ हद तक हम जॉइंट्स भी देखेंगे। उसके बाद टेबल को मॉडिफाई करना, मतलब एग्जिस्टिंग टेबल है, बाई चांस हमारे को डेफिनेशन चेंज करनी है, किसी कॉलम का लेंथ बढ़ाना है, किसी टेबल में नया कॉलम ऐड करना है, या आपको प्राइमरी की चेंज करनी है, क्योंकि प्राइमरी की भी अपने आप में कंस्ट्रेंट ही है, तो प्राइमरी की भी चेंज हो सकती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक बार जो डिफाइन हो गया वो फिक्स हो गया। क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था ना कि कैंडिडेट की के बाद प्राइमरी की सिलेक्ट करने के बाद जो बच गई कीज है वो अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट को भी कभी कभी ऐसे सिचुएशन बन जाती है कि हमारा टेबल गलत डिजाइन हो गया था, प्राइमरी की ठीक थी, वो भी एक कैंडिडेट था तो प्राइमरी बना दिया, लेकिन अब ज़्यादा सुटेबल हमारे को चेंज करना मालूम पड़ रहा है तो हम प्राइमरी की बदलते हैं। हालांकि अक्सर हाँ ऐसा नहीं होता है, बहुत ही रेयर चांस में ऐसा होता है कि एक चलते हुए सॉफ्टवेयर में, एक बने हुए डेटाबेस में हमें प्राइमरी की के साथ छेड़खानी करनी पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम पोस्टग्रेस एसक्यूएल सर्वर के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ टेबल्स बनाएंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे, उसमें रिकॉर्ड डालेंगे, उसको क्वेरी करेंगे, रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे और कुछ हद तक जॉइंट्स भी देखेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। प्रशांत, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं सर, आपने सारा कवर कर ही दिया। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली वही था कि अब जब प्रोजेक्ट प्लान करोगे तो डेटाबेस कौन सा यूज़ करोगे, तो आपने आंसर कर ही दिया। अच्छा, आई थिंक मैंने वो प्रॉपरली चेक भी नहीं किया है स्केड्यूल जो है पूरा इसका कोर्स का, तो मतलब आपको क्या लगता है कब तक हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे? वो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे है ना हमारे पास व्हाट्सएप में। हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट में हम काम करना शुरू करेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे अप्रैल 10th से। 10th अप्रैल। एक्चुअली में देखिए बात क्या है, डेटाबेस तो अपने लेवल पे काम चलेगा, और आप ये भी मान के चलिए कि डेटाबेस जो अभी हम डिज़ाइन करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट क्लास में हम डेटाबेस बनाएंगे उसी के ऊपर प्रोजेक्ट भी बनेगा। 99% चांस यही है। मेरे मन में एक प्रोजेक्ट है, उसी के टेबल्स को हम यहाँ पे बनाएंगे, उसकी क्रिएट की स्क्रिप्ट भी हम शेयर कर लेंगे, मतलब जो भी हम डेटाबेस मेरे मशीन में बनेगी उसको हम शेयर कर लेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग व्हाट्सएप पे ही शेयर करेंगे,
फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास, हम सारे के पास जो भी हमारे पास अभी टीममेट्स हैं, उन सबका एक सिंगल उन सबके पास एक गिटहब अकाउंट होगा, और मैं एक गिटहब रिपोजिटरी बनाऊंगा जिसमें सबको एज अ कंट्रीब्यूटर ऐड करूंगा। तो हमारी जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं वो गिटहब के थ्रू भी सर्कुलेट हो जाएंगी। मावेन और प्रोजेक्ट का जब हम बना लेंगे और थोड़ा कोर जावा कर लेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब हम JDBC पे जाएंगे। यानी कि ये वो पॉइंट है जो हमने नेक्स्ट, अभी जो मंडे को जो हम टेबल बनाएंगे, वो JDBC के टाइम पे उसी टेबल को हम JDBC से कनेक्ट करेंगे। यानी कि आपका बिजनेस लॉजिक लिखना शुरू हो गया। ये आइडिया है। ठीक है, तो हम ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, हार्डली 5 या 6 टेबल्स होंगी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। उन्हीं 5 टेबलों का हम डाओ बनाएंगे, उन्हीं 5 टेबलों के हम APIs ओपन करेंगे, और फिर बाद में उन्हीं 5 टेबलों, उन्हीं APIs के लिए हम UI बनाएंगे। ओके, ठीक है, इट मे बी अ कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और इट मे बी अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और इट मे बी अ म्यूजिक प्लेलिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम काइंड ऑफ थिंग। कुछ भी बना लेंगे, देखते हैं, अभी 2 दिन मेरे पास भी टाइम है, और कुछ आइडिया अगर आ जाए तो ठीक है। नहीं तो राकेश है, राकेश ग्रुप में भी इसमें है, राकेश जी। आई थिंक राकेश नहीं है। आई कैन सी वन राकेश। हाँ राकेश जी, आप म्यूट पे हैं। एनीवे, इनके पास भी एक प्रोजेक्ट प्लान है, मतलब मिनी प्रोजेक्ट जिसको हम अपने इस कोर्स में बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के लिए आप ये मान सकते हैं कि जब हम JDBC के थ्रू फिर से डेटाबेस कनेक्ट करना शुरू करें, और जिस दिन हम जावा के साथ अपने फर्स्ट क्लास यानी कि टेबल्स के बारे में बात करना शुरू करें, उसी दिन से आप सोच सकते हैं कि हमने फॉर्मल प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। ओके, ठीक है, यस सर। थैंक यू। आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीन ऑल्सो विद ऑल ऑफ अस। और हाँ, जो लोग नए आए हैं, इवन प्रोग्रामिंग में नए आए हैं, उन सब के लिए जितना भी वर्ड इसके ऊपर लिखा हुआ है, चाहे वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या और भी कोई वर्ड, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रो, टेबल, कॉलम, कैंडिडेट, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, ये सब के सब एक एक चैप्टर है आपके रेगुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बुक के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन के 1 घंटे के क्लास में आपको डेटाबेस सब कुछ मालूम पड़ गया, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना मालूम पड़ा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम की एक चीज़ होती है, एक एप्लीकेशन होता है जो आपके रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है, और उसके अंदर ये मेजर आपके की एलिमेंट्स हैं, चाहे वो टेबल हो, रो हो, कॉलम हो, प्राइमरी की, कंस्ट्रेंट्स हो, या डेटाबेस के नाम हो। तो आपके पास ये ऐसा नहीं है कि ये आपको समझ में ही आ जाएगा, आपको इन सभी वर्ड्स के ऊपर डिटेल में इंडिविजुअल अपने एफर्ट से स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, इवन इस पूरे क्लास में हम जितना भी सीखेंगे 2-3 महीनों में आप कोर जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग बूट, एंगुलर, डेटाबेस, गिटहब, मावेन और अजाइल, ये सब 2-2.5 महीनों का कोर्स नहीं है, कहीं लंबा कोर्स है। लेकिन हाँ, आप अगर इसमें इंडिविजुअल लेवल से एफर्ट्स डालते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं और स्ट्रगल करते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको अचीव कर सकते हैं, और एक सेकेंड राउंड के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं। Yeah, thank you, sir. ओके, Thanks all. Thank you, sir.